वंस मेनोपॉज इज़ अटेन्ड, आपको मेनोपॉज हो गया है, हर साल आपके कुछ रूटीन स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जो होने चाहिए। एक मेरी पेशेंट थी, शी वॉज ऑन एप्पल डाइट। आई गेट टू नो सो मेनी डाइट्स बिकॉज ऑफ माई पेशेंट। जो लेटेस्ट डेटा था जिसमें 2 लाख से ज़्यादा औरतों को इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर है। सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारी या कौन सी प्रॉब्लम है जिसको फीमेल जो हैं वो इग्नोर करती हैं, ऐसा कुछ डाटा है आपके पास? नमस्कार, मैं हूं मधु राणा और आप देख रहे हैं मधुनामा। कहते हैं सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा सुख होता है स्वास्थ्य, और महिलाओं का स्वास्थ्य तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि किसी भी परिवार की बैकबोन होती है महिला। लेकिन भारतीय महिलाएं अपना स्वास्थ्य नेग्लेक्ट करने के लिए उतनी ही ज़्यादा मशहूर हैं। इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए एक इंडियन वीमेन के स्वास्थ्य पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वाति राय, जो कि सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी मधु जी। मैं डॉक्टर स्वाति राय हूँ। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ Cloud9 हॉस्पिटल नोएडा में। एंड आपने बहुत सही बोला कि सबसे इम्पॉर्टेंट है हेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ। एंड फीमेल्स अगर सही रहेंगी तो फैमिली ठीक रहेगी, हस्बैंड ठीक रहेंगे, बच्चे ठीक रहेंगे और हमारा नेशन ठीक रहेगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है इंडियन फीमेल्स में स्पेशली कि वो अपनी हेल्थ को सबसे ज़्यादा इग्नोर करती हैं। अच्छा डॉक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी फीमेल की जो बायोलॉजिकल लाइफ है उसमें सबसे बड़े जो 2 क्रूशियल पॉइंट होते हैं, वो एक होता है पीरियड का स्टार्ट होना और दूसरा होता है पीरियड का बंद होना। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं हम वीमेंस के लाइफ को, तो इमोशनल भी और फिज़िकल भी, हर तरीके से। तो आप इसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए। सो पीरियड का स्टार्ट होने को मिनार्की बोलते हैं। पहले के टाइम में, मतलब कुछ साल पहले की बात बताऊं तो 12-13 साल पे पीरियड स्टार्ट होते थे गर्ल्स के। आजकल ऐसा एनवायरमेंटल सिचुएशन आ गया है कि 9 इयर्स पे भी बच्चों को, 9 इयर्स के बच्चियों को पीरियड स्टार्ट हो जा रहे हैं। इट इज़ सच अ टेंडर एज। समझाना, उनको हाइजीन के लिए बताना कितना मुश्किल है। मेनोपॉज में भी ऐसे ही एक चेंज आया है, रीसेंट ट्रेंड है। पहले 50 से 51 पे मेनोपॉज आता था, इंडियन स्टैंडर्ड मेनोपॉज एज जो थी वो फीमेल्स का। अभी 45 to 48 पे मेनोपॉज आ जा रहा है। ठीक है, अर्ली मेनोपॉज हो रहा है, प्री मैच्योर मेनोपॉज हो रहा है, मिनार्की भी जल्दी आ रहा है। ये जो 2 लाइफ के फेजेस हैं फीमेल्स के, बहुत डिफ़िकल्ट हैं। शुरुआत में बच्ची को नहीं समझ आता कि दर्द भी होता है पीरियड्स में, पीरियड्स के अंदर चेंजेस आने लगते हैं बॉडी में, कैसे अपने आप को संभालना है, कमज़ोरी आने लगती है अगर आयरन की टैबलेट ना दी जाए। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ मेंस्ट्रुअल हाइजीन, कि जब माहवारी होती है उस समय अपना हाइजीन कैसे मेंटेन किया जाए। इस पे कितने अवेयरनेस कैंपेन्स होते हैं। स्कूल में जाके मैं भी बहुत वर्कशॉप्स करती हूँ, NGOs के साथ एसोसिएटेड हूँ, कि हम लोग जो पिछड़े वर्ग की बच्चियाँ हैं उनको भी बता पाएँ कि आप अपने हाइजीन को कैसे रख सकते हैं ठीक, क्योंकि आगे जाके यही इन्फेक्शन बनता है और इससे इनफर्टिलिटी तक हो सकती है। यस। एंड जब मेनोपॉज की बात करें तो मेनोपॉज एक बहुत सेंसिटिव पल है एक फ़ीमेल की लाइफ का, जिसमें हेल्प चाहिए उस फीमेल को एक डॉक्टर से जो आपके फ्रेंड की तरह हो, अपने हस्बैंड से, अपनी फैमिली से, क्योंकि वो इमोशनली उस टाइम पे उसमें इतने टर्मोइल चेंजेस आते हैं कि वो कोई समझ नहीं पाता कि वो रो रही है, किसी भी बात पे गुस्सा हो जा रही है। मेरे पास ही क्लिनिक में कितनी पेशेंट्स आती हैं अपने हस्बैंड के साथ या अपनी बेटी के साथ, और वो यही बोल रहे थे, मैम ये समझ नहीं पा रहे मुझे क्या हो रहा है, मैं खुद नहीं समझ पा रही मुझे क्या हो रहा है। सो दीज आर मेनोपॉजल चेंजेस। मेनोपॉज के टाइम पे बहुत सारी सप्लीमेंट्स की, आपके डाइट के अंदर चेंजेस लाने की, कुछ एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत है जिसका अवेयरनेस होना चाहिए। अवेयरनेस होगा तो औरतें उसको यूज़ कर पाएंगी, टाइमली इन चीज़ों को अपनी बॉडी में इम्प्लीमेंट कर पाएंगी और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी आगे। मैंने सुना है कि जो मेनोपॉज का टाइम होता है ये बहुत लंबा भी हो सकता है। इसका कोई ऐसा नहीं है कि 1 साल में हो जाएगा, जैसे आपने बताया कि 1 साल में नहीं आएगा पूरा टाइम, अगर हमको 1 ईयर तक नहीं आया तो ये मेनोपॉज हो गया। वो डिपेंड करता है फीमेल टू फीमेल। किसी का 1-2 साल में ही बस सिम्टम्स आए, हॉट फ्लैशेस, बहुत गर्मी लगना, एसी में भी उन्हें गर्मी लगती है, पसीने छूटते हैं। हॉट फ्लैशेस इज़ द फर्स्ट कॉमन सिम्टम ऑफ मेनोपॉज, जो बहुत परेशान करता है औरत को। वेसोमोटर सिम्टम्स, यूरिनरी इश्यूज़, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें।
कुछ लोगों को 1 साल 2 साल ये रहता है, फिर एकदम से मेनोपॉज आ जाता है और उनकी बॉडी इससे अडाप्ट कर जाती है। लेकिन ऐसी भी औरतें हैं जो 4-5 साल इससे जूझती हैं। सो ये बॉडी टू बॉडी है। लेकिन अगर मेनोपॉज में आप जा रहे हैं, प्लीज़ अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, क्योंकि कुछ कुछ टेस्ट कराने ज़रूरी हैं, ईयरली चेकअप्स कराने ज़रूरी हैं मेनोपॉज के बाद। मेनोपॉज आने के बाद औरत की बोन की हेल्थ, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। हार्ट के ऊपर इफ़ेक्ट होता है, ब्रेन के ऊपर इफ़ेक्ट होता है। सो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है। जैसे कि मैं अपने सारी पेशेंट्स को होते, जैसे आप अपने हस्बैंड का हेल्थ चेकअप कराते हो ईयरली, अपना भी हेल्थ चेकअप ईयरली कराना है। ओके, मीन्स अगर मेनोपॉज हो भी गया है तो ऐसा नहीं है कि हाँ चलो अब हम फ्री हो गए, अब हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल उसके नहीं। बाद भी क्या ये यूट्रस का प्रॉब्लम ये सब आने का रहता है चांसेस? सो वंस मेनोपॉज इज अटेन्ड, आपको मेनोपॉज हो गया है, हर साल आपके कुछ रूटीन स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जो होने चाहिए। क्या क्या 40 साल की उम्र के बाद हर साल मैमोग्राफी होना चाहिए। इंडिया में सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट है। सो मैमोग्राफी एक टेस्ट है जो कैंसर ब्रेस्ट को अर्ली स्टेजेस पे पिकअप कर सकता है। तो हर 40 साल की हर औरत को 40 साल की उम्र के बाद हर साल कराना होता है। कैंसर सर्विक्स दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कैंसर है जो इंडिया में तो बहुत ही कॉमन है। मतलब हर 8 मिनट पे कोई लेडी को कैंसर सर्विक्स हो रहा हो, इतनी डेथ्स हैं इससे। और ये प्रिवेंटिव कैंसर है, इसलिए हम लोग एज गायनेकोलॉजिस्ट हमारे फोरम्स में, हमारी कॉन्फ्रेंस इतना इस पे बात करते हैं। इसकी वैक्सीन आ गई है एक, जिससे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। मैंने सुना है कि 14 ईयर्स तक के गर्ल को दिया जा सकता है। 9 ईयर्स टू 45 ईयर्स ऑफ एज। यही प्रॉब्लम है कि हमारे नॉर्मल जनता को अवेयरनेस ही नहीं है चीज़ों का। जैसे आपने कहा सिर्फ 14 साल नहीं, 9 साल से लेकर 45 ईयर्स ऑफ एज तक ये वैक्सीन दी जाती है। 9 साल से 15 साल की बच्चियों में 2 डोज चाहिए, 15 साल से 45 ईयर्स के फीमेल्स में 3 डोजेस चाहिए। एंड WHO कहता है कि इवन अगर आपने 3 में से 2 भी लिए हैं तो भी 90% से ज़्यादा प्रोटेक्शन है। एंड जस्ट इमेजिन, एक ऐसा कैंसर है जिससे आपको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, और ये तो बहुत क्यों नहीं लेना अच्छा इसे? है कि स्टार्टिंग में ही अगर हम अपने गर्ल्स को दे दें तो अगर ये इंजेक्शन लगा दिया जाए तो कितना हमको अच्छा लगेगा कि वो अपने आगे आने वाली एज के लिए मतलब एक कम से कम एक चीज़ से बिना डरे वो जी सकते अभी हैं। इस चीज़ में बहुत चेंज आया है जब से WHO की एडवाइजरी आई, बहुत सारी इस पे वो हुई। भारत सिरम ने भी न्यू वैक्सीन इंडिया में भी लॉन्च हुआ है ये। एंड अब जो हमारी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, जो गाइडलाइंस होती हैं, जैसे बच्चों की गाइडलाइन मिलती है ना, BCG, पोलियो ये लगाना है, इसमें HPV वैक्सीन को भी डाल दिया गया है। तो बहुत ही अच्छी बहुत बात अच्छी बात है। तो अभी ब्रेस्ट कैंसर का आपने मुझे बोला, तो ब्रेस्ट कैंसर तो अभी हमने बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ को भी सुनी, अभी रिसेंटली भी एक सेलिब्रिटी को हुआ है। तो ब्रेस्ट कैंसर का क्या हम कुछ प्रिवेंशन ले सकते हैं या उसके सिम्टम्स क्या हैं, कुछ हमको पता चले? एक तो चेकअप के लिए जो अपने आप से हम फिजिकली चेक कर सकते हैं, एक तो वो तो अवेलेबल है, लेकिन और कोई इसके क्या सिम्टम्स हैं और क्या प्रिवेंशंस हैं? ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया फीमेल्स में है। 28 पॉइंट समथिंग % इज़ द इंसिडेंस राइट नाउ। प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एक कोई डेटा था, जो लेटेस्ट डेटा था, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा औरतों को इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर है। यस, एंड दिस इज़ वन कैंसर जिसको हम, प्रिवेंशन तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसको हम अर्ली स्टेजेस पे डिटेक्ट कर सकते हैं। हमें स्टेजेस, मतलब लेट स्टेज तक जाने की ज़रूरत नहीं। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा, हिना खान को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ है एट अ वेरी यंग एज, अराउंड 38-37 ईयर्स की हैं वो, और स्टेज 3 कैंसर है। हमें लगता है कि सेलिब्रिटी हैं तो अपना हेल्थ का, अपने बॉडी का बहुत ध्यान रखते होंगे, बट उनको भी इस समय पता चला। सो हेल्थ का ध्यान रखना फिजिकली इज़ अ डिफरेंट थिंग, और अपनी बॉडी का ध्यान रखना कि आप एज अपने रूटीन, अपनी हार्ट को लेके और उन सब चीज़ों का भी ध्यान रख रहे हैं, चेकअप करा रहे हैं, तो वो एक अलग चीज़ होती है। फीमेल की हेल्थ में सिर्फ फिट रहना नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ों से और आगे जाके जूझ सकते हैं, इसलिए अपनी कुछ कुछ चेकअप्स को पार्ट बना लेना है। जैसे कि कैंसर सर्विक्स के लिए एक पानी की जांच होती है जिसको हम बोलते हैं LBC या पैप्समियर, पहले के टाइम में बोला जाता था। आजकल उसका एडवांस टेस्ट है लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, LBC। हर औरत को 30 साल की उम्र के बाद ये टेस्ट कराना है, हर 5 साल, टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। आई एम श्योर जितने दर्शक सुन भी रहे होंगे, हार्डली कितने लोगों ने कराया, और लोगों को पता ही नहीं है। हर औरत को ये कराना ही है इंडिया में,
ठीक है, पहली चीज़। सेकंड इज़ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर में 40 साल की उम्र के बाद हर साल मैमोग्राफी कराना है, हर साल कराना है, कराते रहना है, ठीक है। एंड आपके अल्ट्रासाउंड होने चाहिए देखने के लिए, क्योंकि फीमेल के जो कैंसर्स हैं वो हैं भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड, सो वो गायनेकोलॉजिस्ट ही समझ सकते हैं। आप रूटीन अपना फुल बॉडी चेकअप करा रहे हो, उसमें कुछ भी नहीं पिकअप होगा। आप रूटीन फुल बॉडी चेकअप में तो ब्लड टेस्ट कराते हैं, है ना। मोस्टली हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट के पास बस जाते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर, हाँ बस। और उसके बाद जब बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारे हाथ में कंट्रोल में नहीं है चीज़ें, तब हम गायनेकोलॉजिस्ट को ढूंढते हैं, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से लगातार टच में रहना चाहिए। आजकल चेंज आया है ट्रेंड में, आई ऑल्सो सी बहुत फीमेल्स अपनी मदर्स को, मदर इन लॉज को और खुद भी रूटीन चेकअप के लिए ईयरली आते हैं कि मैम ये मेरा रूटीन चेकअप है, क्योंकि आपका एज अ फीमेल रूटीन चेकअप गायनेकोलॉजिस्ट ही कर सकते हैं, फिजिशियन नहीं कर सकते। क्योंकि ये वाली चीज़ें, जैसे कि आपने कहा ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम क्या प्रिवेंटिव कर सकते हैं, तो पहली चीज़ होती है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। हर महीने माहवारी के बाद आप अपनी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें, उससे आपको आइडिया लगेगा क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और आप पिकअप कर सकेंगे। आफ्टर दैट क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, हर 6 महीने या 1 साल जब आप गायनेकोलॉजिस्ट से अपने मिले तो क्लिनिकली डॉक्टर आपका चेकअप करे, और 40 ईयर्स के बाद मैमोग्राफी करानी है। अगर कभी भी आपको पेन हो रहा है ब्रेस्ट में, साइज़ में फ़र्क आया है, उसकी स्किन के अंदर आपने चेंजेस देखे, निप्पल के चेंजेस देखे, कोई डिस्चार्ज निकल रहा है, कोई लंप, कोई गांठ महसूस हो रही है, तो ये इम्पॉर्टेंट साइंस हैं और इनको कभी इग्नोर नहीं करना। मैं एक आपसे इंसिडेंट शेयर करूँगी। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, वो प्रेग्नेंट थी और अपना चेकअप के लिए आई। उन्होंने जाते जाते बोला, मैम मेरी मदर इन लॉ को भी एक बार देखिए, कुछ बताती हैं। और फिर वो हस्बैंड वाइफ बाहर चले गए, मदर इन लॉ मेरे पास थे। उन्होंने कहा मेरे को ना गांठ महसूस हो रही है एक मैडम, और काफ़ी महीने हो गए है, तो काफ़ी टाइम से अब बढ़ भी रही है, तो मैंने सोचा कि आप आज इसको मैं ला ही रही हूँ, आपसे बात कर लूँ। एंड वो गांठ थी कुछ लगभग 3-4 सेंटीमीटर की, बहुत हार्ड। हाथ लगाते ही मुझे लगा कैंसर है। मैंने उनके बेटे को बताया, उनको तो बाहर भेज दिया कि बिकॉज वो तो एकदम ठीक थी, उन्हें तो कोई सिम्टम भी नहीं था, वो एकदम नॉर्मल, खाना पीना सब कुछ ठीक चल रहा है। मैंने उनके बेटे को बुलाया, मैंने कहा कि आप प्लीज़ अपनी मदर को कल ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाइए, मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने अपने स्टाफ को बोला, होता क्या ना, लोग चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं, और जब पेशेंट मतलब पर्सन एकदम ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं लग रही, तो और लाइटली लेते हैं। शी वॉज डायग्नोस्ड विद स्टेज 4 कैंसर ब्रेस्ट। ओह माय गॉड। और कोई सिम्टम नहीं था? कुछ नहीं सिम्टम, एक गांठ थी बस, जिसको वो इग्नोर करके रखा हुआ था उन्होंने कुछ मे बी 8 मंथ्स और 7 मंथ्स से, दैट्स इट। सो ऐसे ही ये डायग्नोस होता है, और इसीलिए ये जब इन स्टेजेस पे पहुंच जाता है तब पता लगता है। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं कि जब तक पेन नहीं होगा तब तक हम ध्यान ही नहीं देंगे। जब पेन हो रहा है वो भी ध्यान नहीं देंगे। जब पेन अनबेरेबल हो जाएगा, बर्दाश्त के बाहर हो जाए, तब हम कहेंगे कि नहीं अभी तो क्योंकि अब हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, इसलिए डॉक्टर के पास जाना है। और वो भी हम पेन को बस रोकने के लिए जा रहे होते हैं। वहाँ जाकर के हमें असली कहानी समझ में आती है, जब हम हमारे एनालिसिस, हमारे अच्छे से इंस्पेक्शंस होते हैं, तब हमको समझ में इन्वेस्टिगेट होती है चीज़ें। तो एक और चीज़ है आजकल, PCOS एंड PCOD। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है या सिमिलर हैं चीज़ें, क्या है ये? सो PCOD होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, PCOS होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब है जब बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ दिख रहे हैं। अगर मैं आपको मोटी भाषा में बोलूँ तो दोनों मोर और लेस सेम है। आपको PCOD हो, PCOS हो, आपको PCOS है। अब प्रॉब्लम ये है, इंडिया में अगेन PCOS का अवेयरनेस नहीं। 1 in 5 गर्ल्स आर हैविंग PCOS। आप सोचो क्या इंसिडेंस है, 22.5% अभी एक स्टडी में इंसिडेंस आया था, और इससे भी ज़्यादा होगा। आजकल जितनी भी ये जो यंग गर्ल्स हैं, मेरे OPD में इतने पेशेंट्स डेली मैं PCOS के देखती हूँ। तो ऐसा नहीं कि मेरे पास ज़्यादा PCOS आ रहा है, मतलब PCOS का इंसिडेंस बढ़ चुका है, पहले नहीं था इतना। दिस इज़ अ न्यू एज डिसऑर्डर। क्या वजह है इसकी? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, जो इस पर बहुत रिसर्च चलती हैं, आज भी चल रही हैं रिसर्च, ठीक है। एक कोई कारण नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं जेनेटिक्स, तो अगर जेनेटिक है तो मदर को भी होना चाहिए था, दादी नानी को भी होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं। ये इस जनरेशन को हो रहा है, क्योंकि जब जेनेटिक्स के अंदर इन्वायरमेंट मिल जाता है तब वो ऑर्केस्ट्रेशन ख़राब करता है। बाहर से खाना, जंक फूड,
जो हम पैकेट वाला फूड लेते हैं इसमें एंडोक्रिन डिसरप्टिंग केमिकल्स होते हैं, EDCs, और यही कारण है बच्चियों को जल्दी पीरियड्स आ जा रहे हैं। यही कारण है जो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस कर रहा है बेसिकली वो कंपाउंड। ये एक रिसर्च हुई थी। तो पैकेट से बच्चों को प्लीज़ चिप्स वगैरह ज़्यादा ना दें, पैकेट फूड कुछ लेना ही नहीं है, आप पैकेट को एकदम बंद कर दीजिए। दालें भी जो पहले के टाइम के लोग लेते थे जिस तरीके से जाके, वैसे ही हमें आना होगा। फिर से हमें अपना, मेरे पास पेशेंट आता है, मैं उसको नेचुरली ठीक करती हूँ और मैं उससे यही बोलती हूँ जैसे आपकी मम्मी कर रहे हैं आप वो करना फॉलो शुरू कर दो, देखो आप ठीक हो जाओगे। सो इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, आपका लाइफस्टाइल गड़बड़ है। जहाँ आप उसको PCOS के पेशेंट्स को भी उन्हें वो सीख लेते हैं ठीक करना, वो जैसे अपना लाइफस्टाइल ठीक करते हैं कि मैम हमने एक्सरसाइजेज अच्छे से करना शुरू किया, डाइट इस बार ठीक रखी, मेरा पीरियड्स आ गया। डाइट से आपका मतलब है कि घर का बना खाना, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल, घर पर भी रह करके अगर आप पैकेज मैगी और ये सब खा रहे हैं तब तो, एंड बाहर का खाना ऑफ कोर्स टू बी अवॉइडेड, वंस इन अ वाइल इज ओके, बट आप डेली अगर खा रहे हैं तो फिर वो ठीक नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़, इसका पिकअप इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि सबको लगता है अगर पीरियड की प्रॉब्लम है तो PCOS है, बट ऐसा नहीं है। 1/3 ऑफ द गर्ल्स में सिर्फ पीरियड इरेगुलरिटीज़ होती हैं, अदरवाइज नहीं होती। PCOS पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनको हर महीने पीरियड आता है बट उन्हें PCOS है। सो ये डॉक्टर से जब वो डिस्कस करके अपनी जांचें कराते हैं, अल्ट्रासाउंड्स कराते हैं, उनके सिम्टम्स सुनते हैं तो पता लगता है कि PCOS है। इसका ट्रीटमेंट करना टाइमली बहुत ज़रूरी है। और मोस्टली हम लोग यही सोचते हैं इरेगुलर पीरियड PCOS हो गया। और अच्छा, एक बात ये भी है कि आजकल सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि बहुत बार गर्ल्स को लगता है कि यार हम खुद से कर लेंगे, ठीक है ये तो नॉर्मल चीज़ है। क्या नॉर्मल चीज़ है PCOS? बिल्कुल नहीं। और इन्फॉर्मेशन एंड उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा मिथ्स हैं, इतनी ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन है। एंड अगर मेरे पास कितने पेशेंट आए जो कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जिनका कोई वो नहीं है, बैकग्राउंड चेक कुछ नहीं है, उसको यूज़ कर रहे थे 4 महीने से, अब दिक्कत आई तो फाइनली दे आर कमिंग टू गायनेकोलॉजिस्ट। कुछ डाइट आ गई ऐसे ही, वो स्क्रॉल किया दिख गया, फॉलो करने लग गए। एक मेरी पेशेंट थी, शी वॉज ऑन एप्पल डाइट। आई गेट टू नो सो मेनी डाइट्स बिकॉज ऑफ माई पेशेंट्स, वो सब गर्ल्स होती हैं। और यही कारण है कि हम नॉर्मल नई चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं, इस वजह से ये सब चीज़ें आ रही हैं। ये सिर्फ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जहाँ आपका लाइफस्टाइल ठीक हो जाएगा आपका ये नॉर्मल हो जाएगा। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है बट इसके लिए हमें एक्सपर्ट के पास जाना ज़्यादा। एब्सोल्युटली, हम अपने मन से कुछ भी देखा और कुछ भी कर लिया, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इट रिक्वायर्स अ होलिस्टिक ट्रीटमेंट। आपका डाइट, आपकी एक्सरसाइज, आपका वर्कआउट, मेडिटेशन प्लस सम नेचुरल सप्लीमेंट्स एंड सम मेडिसिन्स, जब आप ये सारी चीज़ें एक साथ लेंगे तब आपका PCOS ठीक होगा। कोई एक चीज़ से ठीक नहीं होगा कि आपने 3 महीने का कोई जिम ज्वाइन कर लिया और आपका PCOS ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स के पेशेंट, फीमेल पेशेंट्स भी आते हैं, तो सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारी या कौन सी प्रॉब्लम है जिसको फीमेल जो हैं वो इग्नोर करती हैं? ऐसा कुछ डाटा है आपके पास? मुझे लगता है फीमेल्स अपनी हर चीज़ को इग्नोर करती हैं एंड मोस्टली, बट हाँ एक टाइम ये आता है कि जब फीमेल मदर बन रही होती है, जो उनका प्रेगनेंसी वाला फेज़ होता है, उस टाइम पे दे टेक लॉट ऑफ केयर अपना। लेकिन जब वो मदर बन चुकी होती है तो डेफिनेटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद फीमेल अपने आप को इग्नोर करना शुरू करती है, अपनी प्रॉब्लम्स को, अगर पीरियड्स में दर्द हैं, पीरियड हैवी हो रहा है, ये सब चीज़ों को, फिर मेनोपॉज को, अपने हेल्थ चेकअप्स को। आई एम श्योर कुछ % फीमेल हैं जो अपना रूटीन हेल्थ चेकअप कराते हैं, अदरवाइज तो कराते भी नहीं हैं कितने लोग। तो और फीमेल, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, फीमेल्स के लिए है ये, कि प्लीज़ आप अपना ध्यान रखें। अगर आप अपना ध्यान, आप ठीक नहीं रहोगे तो आप अपनी फैमिली का कैसे ध्यान रखोगे? उनको ये लगता है कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे, हस्बैंड, ये सब चीज़ पहले आते हैं, लेकिन पहले आपको ठीक रहना ज़रूरी है। आपकी हेल्थ ठीक रहेगी तभी आप बाकी सबका भी अच्छे से सबको ठीक रख पाओगे। सो ये एक मेरा मैसेज है टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर कि प्लीज़ अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाएं
और फिर बाकी सबकी हेल्थ अपने आप ठीक रहेगी। आप अच्छे रहोगे तो आप खाना अच्छा बनाओगे, आपका मूड अच्छा रहेगा, तो आपकी फैमिली में भी एक पॉजिटिविटी आती है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हेल्थ ठीक रहेगी तो मूड अपने आप से सही रहता है। आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से डील कर पाते हो, अच्छे से टैकल कर पाएंगे तो मूड अपने आप से अच्छा रहने वाला। और जब टैकल नहीं कर पाते तभी मूड भी खराब होता है और आगे चीज़ें खराब और होती जाती हैं। स्ट्रेस का भी ये कारण है। जब स्ट्रेस आ जाएगा लाइफ में ना, स्ट्रेस बढ़ने लग जाएगा, आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी, आप स्ट्रेस में भी हो, बीपी, शुगर, थायराइड, ये सब बीमारी आने लग जाएंगी। ये बीमारी कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो आपका जहाँ लाइफस्टाइल गड़बड़ हुआ, स्ट्रेस तो बहुत बड़ा एलिमेंट है आज की डेट में, तो ये सारी चीज़ों को फिर लाने लग जाएगा। तो इसलिए हेल्थ को ठीक रखना है, हैप्पी रहना है, बस फिर ठीक रहेंगी चीज़ें। एक अभी आपने बताया कि जब तक प्रेगनेंसी है, डिलीवरी होने तक तो फीमेल अपना ध्यान रखती हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ करते हैं, बट आफ्टर डिलीवरी वो अपना ध्यान रखना बंद कर देते हैं। और ऐसे टाइम पर भी उनको बहुत ज़्यादा इमोशनल और मैंने सुना है कि उनको प्रॉब्लम रहती है और कईयों को बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस पर थोड़ा सा उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं, और वो आगे जाके पोस्टपार्टम साइकोसिस तक में कन्वर्ट हो सकता है। इट इज़ एक्चुअली अ थिंग। पोस्टपार्टम मतलब डिलीवरी के बाद वाला फेज़, उस फेज़ में इमोशनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा आता है औरतों में, क्योंकि हार्मोन्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के बाद अब वो कम हो रहे होते हैं, दूसरा एक हार्मोन बॉडी में आ रहा होता है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से सारी चीज़ें दैट दे बिकम इमोशनली लेबाइल। कितने पेशेंट्स आके बोलते हैं मैम मुझे ऐसे ही रोना आ जा रहा है, ममता भी आ जाती है, एक मदरहुड की फीलिंग आती है, वो भी फीमेल को बहुत ही इमोशनल बना देती है। इसी में अगर ये चीज़ थोड़ी बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं, कुछ फीमेल्स डिप्रेशन में चली जाती हैं। ऐसे भी डिप्रेशन होते हैं कि ये आगे जाके साइकोटिक बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाता है और ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो कभी भी अगर आप लो फील कर रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान या पोस्ट डिलीवरी, प्लीज़ अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करें। ये एक प्रॉब्लम है, इसको ऐसा नहीं सोचना कि नहीं अभी डिलीवरी हुई है, थकान है इसलिए। डोंट इग्नोर दिस। मोस्टली एक घर पर भी ऐसा कहा जाता है, अरे कोई बात नहीं तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो, हाँ चलो थोड़ा सो जाओ, ये मैं इग्नोर हो बेबी को जाती देख है लेता हूँ चीज़। या देख लेती हूँ, मतलब मदर इन लॉ कहेंगे कि चलो मैं देख लेती हूँ, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। बट अगर आपको बार बार ऐसा हो रहा है तो यू हैव टू, तो यू नीड टू टेक हेल्प। ओके। अच्छा, मेल गायनेकोलॉजिस्ट इंडिया में बहुत ही कम है, बहुत ही कम देखे हैं, मुझे तो लग रहा है ना के बराबर ही मैंने देखे हैं। और जबकि फॉरेन कंट्रीज़ में जाएंगे तो वहाँ पे मेल गायनेकोलॉजिस्ट बहुत है। तो क्या कारण है कि मेल गायनेकोलॉजिस्ट इंडिया में इतने पॉपुलर नहीं है? ऐसा नहीं है वैसे। इंडिया को मैं ना पार्ट्स में डिवाइड करके बताती हूँ। जैसे नॉर्थ इंडिया एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे मेल गायनेकोलॉजिस्ट बहुत कम है और उतना पॉपुलर नहीं है। हम नॉर्थ इंडिया में इसलिए हम ऐसी बात कर रहे हैं। अगर आप यही वेस्ट बंगाल साइड होते, ईस्ट साइड होते, साउथ में होते, या आप महाराष्ट्र गुजरात में होते, वहाँ मेल गायनेकोलॉजिस्ट ज़्यादा हैं फीमेल से, एंड दे आर वेरी गुड। आई नो माई सेल्फ सो मैनी मेल गायनेकोलॉजिस्ट हु आर एक्सेप्शनली गुड सर्जन्स। सो इंडिया में क्या चीज़ है कि नॉर्थ में ट्रेंड थोड़ा सा, जैसे फीमेल्स के लिए भी होता है, बेस्ट ब्रांच गायनी है, आप देखेंगे मैक्सिमम गायनेकोलॉजिस्ट फीमेल ही मिलती हैं, क्योंकि एक फीमेल कंफर्टेबल भी नहीं फील करती मेल के पास जाने के लिए। सो ये एक डिफरेंस है जो नॉर्थ इंडिया में बहुत प्रेवलेंट है, फॉरेन में ऐसा है नहीं। सो दैट्स वाई मेल्स भी इक्वली ये ब्रांच लेते हैं। हमारी कंट्री में नॉर्थ साइड में मेल्स आर ऑल्सो नॉट कंफर्टेबल टू टेक दिस ब्रांच, इस वजह से मेल गायनेकोलॉजिस्ट कम है। जो है भी फिर वो थोड़ा सा इनफर्टिलिटी साइड या लैप्रोस्कोपिक सर्जिकल साइड चले जाते हैं, क्योंकि एक पेशेंट ओपीडी में गायनेकोलॉजिस्ट को एज अ मेल नहीं देखना पसंद करती है नॉर्थ साइड में। इनफैक्ट मेरे पास कितने पेशेंट्स ऐसे भी बोलते हैं कि मैम आज मेल रेडियोलॉजिस्ट बैठे हैं, मैं नहीं अल्ट्रासाउंड कराऊंगी। यस, एंड दे आर वेरी अप फ्रंट अबाउट इट कि नहीं मैम 2 दिन वो वेट करेंगे। दिस इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट के पास भी जैसे हमारा भी जाना हुआ है तो मैंने वहाँ देखा कि फीमेल रेडियोलॉजिस्ट होते हैं फॉर फीमेल। ये नहीं ऐसा नहीं है, मेल रेडियोलॉजिस्ट भी हैं, लेकिन उनके पास फीमेल्स जाएंगे ही नहीं। वो मेरे कितने लोग 2 दिन अपॉइंटमेंट डिले कर देते हैं कि नहीं जिस दिन फीमेल बैठेंगे, जबकि
मैं ऐसे भी काउंसिल करती हूँ, मेल रेडियोलॉजिस्ट भी बहुत अच्छे और बहुत ही एस्थेटिकली होता है सब कुछ। एक सिस्टर होती है वहाँ पे जो अटेंडेंट के तरीके से होती है, जो कि ट्रांसड्यूसर रखेंगी, एंड द रेडियोलॉजिस्ट इज ओनली सीइंग द स्क्रीन, नॉट इवन द पेशेंट, क्योंकि उन्हें तो स्क्रीन पे देखना है। बट इंडियन मेंटालिटी है, फीमेल्स आर नॉट कंफर्टेबल। में भी तो मेल नहीं, लेबर रूम में कोई भी मेल नहीं होता। नॉर्थ इंडिया में लेबर रूम में सिस्टर्स होती हैं, डॉक्टर्स होते हैं, ड्यूटी डॉक्टर्स होते हैं। देर इज़ नो मेल इन द होल लेबर रूम, ओनली फीमेल्स। एज सच इट इज़ मोर कंफर्टेबल ऑल्सो फॉर द फीमेल एज अ पेशेंट। कोई मेल वहाँ पे रहेगा तो फिर उसको खुद कंफर्ट नहीं होगा। तो दैट इज़ द रीज़न हमारा थोड़ा इस तरीके की हमारी सभ्यता है, परवरिश है, जो भी बोलें, कि इंडियन फीमेल्स एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ज़्यादा दे आर मोर कंफर्टेबल विद फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट। वो उनसे अपनी चीज़ डिस्कस कर सकती हैं, ईजिली कर पाते हैं। उनको ये भी लगता है कि अगर जैसे अभी मैं आपसे बात करी तो मुझे लग रहा है कि आप समझ पा रही हैं, मैं अगर इतना भी बोलूँगी तो आप ज़्यादा समझेंगी। हाँ, और मैं खुद मेरे 2 बच्चे हैं, आई एम अ मदर ऑफ 2 किड्स। तो मैं बहुत बार मैंने देखा है कि मेरे पेशेंट्स की बातें मेरे को अब और ज़्यादा समझ आती हैं जब मैं खुद मदर बनी। जबकि मैं जब स्टूडेंट थी शायद तो डिफरेंस आता है। तो वी आर फीमेल्स, जैसे आप मुझसे ज़्यादा, मैं आपकी बात ज़्यादा समझ पाऊँगी, है ना। तो ये वाला जो एक कंफर्ट लेवल है फीमेल डॉक्टर के साथ, एक फीमेल पेशेंट का, इमोशंस, यस, वो भी एक इसके अंदर एक फैक्टर काम करता है। ऑफ कोर्स। तो ये शायद एक कारण होगा, मे बी। अब एक बहुत आपके साथ में अच्छा रहा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता चली। अब जो मैं चाहूँगी कि आप मेरे दर्शकों को, वो मेल हैं फीमेल हैं जो भी दर्शक हैं, तो उनके लिए आप एक अच्छा सा मैसेज दें कि कैसे एक फीमेल की हेल्थ को और अच्छा किया जा सकता है, क्या ज़रूरी पॉइंट्स है जिस पर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सो पहली चीज़ तो डाइट का ध्यान बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप अच्छा खाएं, हेल्दी न्यूट्रिशियस खाना खाएं, घर का खाना खाएं, खूब सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें। कुछ सप्लीमेंट फीमेल की लाइफ में ज़रूरी होते हैं, जैसे कि जब पीरियड्स आते हैं तो आयरन का सप्लीमेंट, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड और विभिन्न प्रकार के सप्लीमेंट। मेनोपॉज आता है तो ये रूटीन चीज़ें हैं। ऐसा नहीं सोचना कि मैं तो बहुत दूध पी रही हूँ, मुझे कैल्शियम नहीं चाहिए। सो हमारी लाइफ में फेज़ आता है जब हमें एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट होती है इन चीज़ों की, प्लस कुछ आपके इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो आपको रूटीनली बॉडी चेकअप के तौर पे कराने हैं। तो बस इन चीज़ों का कुछ ध्यान रखें, आप ठीक रहेंगे तो बाकी सारी चीज़ें भी ठीक रहेंगी। और मेरी भी एक एडवाइस है कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कांटेक्ट में रहें, अपने आप डॉक्टर बनने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमारी भी बात करने से, मैम के कहने से आपको समझ में आई होंगी। तो ये नहीं कि अब मैंने डाइट, मैम ने तो कहा था डाइट लेना है, डॉक्टर ने बोला है डाइट लेना है तो डाइट लूँगी मैं ठीक हो जाऊँगी, जैसे कि डॉक्टर ने कहा। आप डॉक्टर के कांटेक्ट में ज़रूर रहें। आपको कुछ भी अपने बॉडी में चेंजेस लगते हैं या नहीं भी लगते हैं, एक रेगुलर एक रूटीन में रखिए कि मुझे साल में कम से कम एक बार तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है। और आपको ये कंटेंट हमारा कैसा लगा मुझे प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। मैम से कुछ आपको जानना है तो मैम के लिए भी आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं मैम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैम का नंबर, कॉन्टैक्ट एड्रेस वगैरह भी दे दूँगी। और प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू।